हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज से फाइनली हम 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के विद सोल्यूशन की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इवन हमारी स्टार्ट हो भी चुकी है, क्योंकि इसमें हमारे जो 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये होगी कि क्वेश्चन तो हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे उसके आंसर्स भी रिटन मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोग को लॉन्ग में प्रिपेयर, मतलब अगर लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को यहाँ पे विद सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। तो अब आप लोग बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग को थोड़ा इस टाइप का आइडिया नहीं होगा कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे मतलब लॉन्ग में आएंगे, कैसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आते हैं और कैसे शॉर्ट में आते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है हमारा सेक्शन ए, तो उसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जैसे हमारा सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है, ए बी सी। तो ए वाले सेक्शन में हमारे कम से कम 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, तो वो हमारे कितने हो जाते हैं, 20 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे 2 मार्क्स के आने वाले हैं एग्जाम के पर्पज से। लगभग हमारे 10 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट में, तो आप लोग को उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आप लोग को सारे के क्वेश्चन, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो कम से कम 20 मार्क्स में 14 या फिर 16 मार्क्स तो आप लोग के कवर हो ही जाएंगे, यानी कि 8 से 8 क्वेश्चन आप लोग के आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लगभग इसमें से 7-8 क्वेश्चंस तो आप फंस ही जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सभी की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2 मार्क्स में आ सकते हैं। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में अगर ये पढ़ के जाएंगे तो आप लोग आराम से पास हो सकते हैं। और अगर आप ये जब ये वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग की यही सारे क्वेश्चंस आप लोग के लॉन्ग में भी प्रिपेयर हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो डेफिनेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको लॉन्ग में भी हेल्प करेगी। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है डिफाइन एनाटॉमी। तो यहाँ पे मतलब हर क्वेश्चन में जो आंसर है, मतलब जो सोल्यूशन दिया गया है वो प्रॉपर एकदम एक वे में दिया गया है, प्रॉपर डेफिनेशन है। आप इस मतलब वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, जिससे कि आप लोग को आराम से याद हो जाए। तो एनाटॉमी देखें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अब मान लो जैसे कि हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी है, ठीक है, कंप्लीट बॉडी में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑर्गन का मतलब एक एक डिफरेंट ऑर्गन का जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसी को यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, एनाटॉमी बोल देते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारी एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, कि ये किस चीज़ से डील करती है कि इसमें हम उन स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। बाकी इसको हम मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि जब हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी भी कह देते हैं। और यहाँ पे हम एनाटॉमी में बेसिकली पढ़ते क्या है, जैसे कि जो हमारी दे मेनली फोकस्ड ऑन द साइज, शेप एंड द लोकेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें उसके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है हिस्टोलॉजी, इसको हम क्या कह देते हैं, स्टडी अबाउट टिश्यूज। जब टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं कंप्लीट, उसको हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। तो ये तो पहला कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ जाता है डिफाइन फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के पढ़ें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जैसे कि वहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, यहाँ पे हम ये जो हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो क्या फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज़ को हम स्टडी जब करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं।
यानी कि हम जब ह्यूमन बॉडी में जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। दे मेनली फोकस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मेनली हमारे बॉडी में जो केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस जो होता है उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी में। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आ जाता है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी ऐसे है जिसमें हम न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, राइट स्कोप ऑफ एचएपी, यानी कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्या स्कोप है। तो मेनली वैसे तो इतना ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए तो आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी फार्माकोलॉजी में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब हम फार्माकोलॉजी में की स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम, मतलब कि हमारी जो बॉडी सिस्टम होते हैं उसको स्टडी करने में हमारे हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इन सिस्टम्स को, यानी कि जो हमारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं उनको स्टडी करने में हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 4 आ जाता है, डिफाइन होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस बेसिकली हमारे दो वर्ड्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा होता है होम्यो प्लस स्टैसिस। होम्यो का मतलब होता है कांस्टेंट, स्टैटिस का मतलब होता है स्टेट। स्टेट की बात हो रही है, यानी कि कोई चीज़ है जो कांस्टेंट है, मतलब कोई किसी की कोई अवस्था है जो एकदम कांस्टेंट है, रुकी, मतलब उसी जगह पे एकदम कांस्टेंटली रुकी हुई है। तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि सिंपली अगर बोला जाए तो हमारी जो बॉडी के अंदर, यानी कि जो हमारा बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो हमारे बॉडी के बाहर, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होता है, एकदम कांस्टेंट होता है। अब जैसे कि नॉर्मल चीज़ बताऊं तो जैसे कि आप लोग बैठ के वीडियो देख रहे हो या फिर कहीं आ जा रहे हो तो आप लोग एकदम स्टेबल हो उस एनवायरनमेंट में, यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है और जो मतलब कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से एकदम कांस्टेंट है, एकदम बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम होम्योस्टैसिस बोल देते हैं कि यानी कि आपकी इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट एक दूसरे से कांस्टेंट होना चाहिए। एंड इट इज़ स्टेट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि जिससे कि हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड पीएच। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 5 आ जाता है, डिफाइन सेल। अब इसको डिफाइन करें तो सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स इन अ लिविंग थिंग्स बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। जो कि हमारी जब जैसे होता है ना कि पाई पाई जोड़ के इतना सारा चीज़ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है ना कि जो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, पूरी सेल से ही बहुत सारे सेल्स हमारे होते हैं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसी से हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी बनी होती है, ठीक है। और जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। बाकी इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट होती है, सबसे छोटी। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, यानी कि जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से वो कंपोज होता है, तभी उसकी पूरी एक ह्यूमन बॉडी कंप्लीट बनती है। एंड दे आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये तभी कहा गया है कि जो सेल होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की। अब पार्ट्स ऑफ सेल देख लेते हैं। तो ऐसे पार्ट्स ऑफ सेल, जब आप लोग पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करोगे सेल का, ठीक है, लॉन्ग में, तब आप लोग को ये सारी चीज़ें मतलब देखने को मिलेंगी। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आप लोग जब वीडियो में देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे मतलब डेफिनेशन वगैरह इसकी सारी मेंशन होगी। तो पार्ट्स आ जाते हैं इसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाता है सेल के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम में जैसे कि हम लोगों ने होम्योस्टैसिस में पढ़ा कि हमारी इन बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एंड बाहर का एनवायरनमेंट एक दूसरे से कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो किसी भी कंडीशन में जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है मतलब कि डिसबैलेंस हो जाए, यानी कि अगर बिगड़ जाता है या फिर बराबर नहीं होता है इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट, जब मतलब आपस में डिसबैलेंस हो जाता है, तो जो हमारी उस टाइम पे जो हमारी बॉडी होती है खुद को स्टेबल बनाती है उस टाइम पे, यानी कि तब यहाँ पे हमारी जो बॉडी होती है वो फीडबैक सिस्टम को यहाँ पे जनरेट करती है और खुद को यहाँ पे स्टेबल बनाती है। और ये जो फीडबैक सिस्टम होता है ये हमारे फिर से होम्योस्टैसिस यानी कि कांस्टेंट स्टेट में इसको फिर से लेके आ सकते हैं या फिर होम्योस्टैसिस में इसको लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के हमारे फीडबैक सिस्टम होते हैं। एक होता है यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये हमारा हो जाता है फीडबैक सिस्टम के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 आ जाता है, डिफाइन मिटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिटोसिस और मियोसिस होते क्या है। अब इसमें जो मतलब कि जो हमारी मिटोसिस एंड
मियोसिस होते हैं, दोनों के दोनों ही हमारे सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। अब जैसे हमारा जो सेल होता है वो खुद को डिवाइड करता रहता है, वो क्योंकि वो हमारे ट्रिलियंस में होते हैं, तो जब डिवाइड करता रहता है तभी तो वो ट्रिलियंस में होते हैं। जैसे कि एक हमारा सेल है, ठीक है, तो वो हमारे इन दो में डिवाइड हो गया, फिर ये हमारा 3-4 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे ये सेल्स जो होते हैं ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और डिवाइड करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अपने आप प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है, सेल्स के थ्रू। तो ये हमारे कुछ सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। पहला आ जाता है यहाँ पे हमारा माइटोसिस, तो इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स रिजल्टिंग इन जनरली 2 आइडेंटिकल सेल्स। तो मान लो जैसे कि हमारा कोई भी सेल है, ठीक है, जब वो हमारे दो में मतलब कि जनरली 2 आइडेंटिकल्स में जब वो डिवाइड होता है हमारा, तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि जो मतलब कि ये जो दोनों सेल्स होंगे इसमें जो इसका क्रोमोसोम्स होगा, यानी कि ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे यहाँ पे डिवीजन में जो हमको सेल मिले हैं उन दोनों का क्योंकि हमारा जेनेटिक कंटेंट होता है, तो इसकी वजह से इन दोनों के सेल्स का जो क्रोमोसोम्स होगा उनका नंबर एकदम सेम होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर ये हमारा सेल डिवाइड हुआ है 2 सेल्स में, ठीक है, तो इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस है ये हमारे क्या होते हैं बेसिकली, इसमें मान लो जैसे सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल डिवाइडेड होते हैं तो जो आधे क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में चले जाते हैं, आधे एक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में थोड़ा कम ज़्यादा मतलब कि सेम नहीं होते, उनका जो नंबर होता है वो सेम नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल डिवीजन दैट डिवाइड्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल इन हाफ टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग्स, यानी कि बेसिकली हमारे हाफ डिवाइड हो जाते हैं एक एक सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब साइटोसिस का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि ये हमारे जैसे जो हमारे सेल होता है वो पार्टिकल्स की इंजेशन कर रहा है। इंजेशन मतलब एक तरीके से उसको इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है। अब मान लो जैसे हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्टिकल आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारे जो सेल्स होते हैं उस पार्टिकल को खा लेते हैं, यानी कि इंजेस्ट कर लेते हैं और एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन करते हैं फैगोसाइटोसिस को, तो फैगोसाइटोसिस इज द इंजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू द सेल बाय फैगोसाइट। तो फैगोसाइट्स यहाँ पे हमारे वो कंपाउंड होते हैं या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल जो हमारी बॉडी में आ रहा है उसको यहाँ पे इंजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे हम फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। अब ये मेनली हमारे इम्यून सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है बॉडी में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाय WBCs, यानी कि जैसे कि हमारा जो बॉडी में जो हमारे ये सेल्स हैं, ठीक है, तो ये मतलब जो फैगोसाइट है ये जो बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है उसको ये इनगल्फ कर लेता है, यानी कि इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है सेकेंड, पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे जो पिनोसाइटोसिस है ये इंजेस्ट करता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स को, जो हमारी बॉडी में लिक्विड ड्रॉपलेट्स आती हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनको ये इंजेस्ट कर लेता है, जो मतलब कि पिनोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इनटू द सेल्स बाय स्मॉल वेसिकल्स, यानी कि कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस अगर लिक्विड में हमारी बॉडी में आ जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट में, तो ये हमारे जो सेल्स होते हैं यानी कि बाय स्मॉल वेसिकल्स ये इसको क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एंड इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स इन द बॉडी, यानी कि ये हमारे बेसिकली ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उसमें ये होते हैं, ठीक है। बाकी इसका एग्जाम्पल आ जाता है अप टेकिंग ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसका यही है कि ये हमारे एंजाइम्स वगैरह और हार्मोन्स वगैरह को खाता है बॉडी के बाहर से, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग को ये जब आप लोग लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे इसको तब आप लोग को ये शॉर्ट में भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन 10th आ जाता है। देखो जो लॉन्ग में प्रिपेयर हो जाएगा तो आप लोग को शॉर्ट में यहाँ पे क्या ही बताना है कि अगर आप लोग जब मतलब प्रिपेयर करोगे लॉन्ग वाला तो आप लोग की जितने भी मतलब सारी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिक उसके अंडर में प्रिपेयर होती जाएंगी। फिर क्वेश्चन 10th है, डिफाइन ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट। तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें एक हमारा होता है जैसे सॉल्यूशन है तो उसमें हमारा एक सॉल्यूट होता है और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। तो इसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा ये हमारा लिक्विड या फिर सॉलिड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे यहाँ पे लिक्विड ही रहता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होने की वजह से यहाँ पे इसको हम मूव कराते हैं।
तो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लो जैसे कि इसको हम इस तरीके से कराते हैं, एक हमारी पूरी यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे सॉल्यूट होते हैं, यहाँ पे जब मतलब ये हमारा ज़्यादा है इधर, तो ये हमारा इस तरफ मूव करेगा, तो ठीक है, तो ये हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई प्लांट रूट। अब यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो अब जैसे कि आप लोगों ने अगर यूनिट फर्स्ट में मतलब जो सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ पे आप लोग इस तरीके की सिग्नलिंग बहुत सारी देखेंगे। तो इसमें मोस्टली हमारे शॉर्ट में ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या होता है एक्सोक्राइन एंड पैराक्राइन के बीच में। तो एक्सोक्राइन क्या है? एक्सोक्राइन सिग्नलिंग अकर्स व्हेन सेल्स सिक्रीट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड। तो इसमें जो हमारे एक्सोक्राइन सिग्नलिंग में ये होता है कि इसके जो सेल्स होते हैं, यानी कि ये सिग्नलिंग में ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ब्लड में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। यानी मान लो यहाँ पे हमारा एक सेल है, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो यहाँ से हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक, यहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेल से यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो सिग्नलिंग की बात हो रही है, इट मीन्स मैसेज हमारे यहाँ पे सेल से लेके हमारे ब्लड में कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एक्सोक्राइन। अब पैराक्राइन की बात कर लेते हैं। तो पैराक्राइन सिग्नल बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट हेयर बाई सेल्स। तो यहाँ पे जो सिग्नल बाइंड्स होते हैं वो हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाता है नियर बाय दिस सेल। इसमें ऐसे ये होता है कि मान लो ये हमारा एक सेल होता है और एक सेल होता है, यहाँ पे हमारे बीच में रिसेप्टर होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स के थ्रू यहाँ पे एक दूसरे से, यहाँ पे जो एक सेल होता है वो दूसरे सेल से यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, यानी कि एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिक्रीट करता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचाता है। एग्जाम्पल आ जाता है द केमिकल ट्रांसमिटेड फ्रॉम नर्व टू मसल्स दैट कॉज द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, फिर नर्व होते हैं, ये हमारे मसल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब मान लो जैसे कि हमारे ये हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली उंगली की जो मसल्स है इसको हम मतलब मूव कराना चाह रहे हैं, तो हमारे जो ब्रेन से यानी कि सीएनएस से हमारे यहाँ पे नर्व मतलब कि एक नर्व आती है, तो वहाँ पे हमको यहाँ पे मतलब मैसेज पहुँचाती है कि ये वाली जो मतलब फिंगर है ये हमको मूव करानी है, ठीक है। तो आपको मूव करानी, तो यहाँ पे आपको ये मूवमेंट होने लगती है फिंगर में, ठीक है। आपको एक मतलब एक सिग्नल मिलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके का केमिकल ट्रांसमिटर हो रहा है, केमिकल ट्रांसफर। ज़्यादा डिटेल्स में ना जाइए, बस इतना जो है थोड़ा बहुत समझ लीजिए क्योंकि हमारे शॉर्ट में आने वाला है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 12 आ जाता है, डिफाइन ऑटोक्राइन एंड जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। अब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, व्हेन अ सेल सिग्नल्स टू द सेल इटसेल्फ यूजिंग केमिकल मैसेंजर इट इज नोन एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। यानी कि जो हमारा एक सेल है वो दूसरे सेल को मैसेज भेज रहा है केमिकल मैसेंजर के थ्रू। मान लो हमारा एक ये सेल है, एक ये सेल है, और ये हमारा केमिकल मैसेंजर है, तो इसके थ्रू यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो ये हमारा हो जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ पे सेकंड आ जाता है जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो जस्टाक्राइन सिग्नलिंग अकर्स बिटवीन नेबरिंग सेल्स दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दे मे इंटरैक्ट विद ऑफ एन एडजेसेंट सेल्स। यानी कि यहाँ पे जो हमारे सेल होते हैं जस्टाक्राइन सिग्नलिंग में, ये एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट होते हैं। जब ये एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट होते हैं तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब मान लो ऐसे कोई भी चीज़ होती है उस पर यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसी पे हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ पे हमारे मतलब बाइंड होते हैं, और वहीं से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है मेम्ब्रेन रिसेप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके तो ये हो जाता है हमारा जस्टाक्राइन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 13 आ जाता है, डिफाइन ऑटोफैगी। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें। तो इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी दैट डील्स विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन द बॉडी। अब जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ऐसे जब नए नए सेल बन रहे हैं तो जो हमारे कुछ पुराने सेल्स होते हैं वो भी तो मर रहे होंगे ना, तभी तो हमारे नए नए सेल्स यहाँ पे बनते रहते हैं। तो एक तरीके से यही होता है कि हमारे जो सेल्स हैं यहाँ पे सेल डिवाइड होते रहते हैं हमारी बॉडी में, और जो नए नए सेल्स बन रहे हैं और जो पुराने सेल्स होते हैं वो मरते भी जाते हैं। तो यही हमारा ऑटोफैगी कहलाता है। ऑटोफैगी हमें 2 वर्ड्स में होता है, एक हमारा होता है सेल्फ और एक होता है फैगी मतलब ईटिंग, खुद को एक तरीके से खाना पीना, ठीक है। एंड इट मेंटेन्स होमियोस्टेसिस और नॉर्मल फंक्शनिंग बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो ये मतलब एक तरीके से हमारे बॉडी में जो होमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दी। तो ये हो जाता है यहाँ पे ऑटोफैगी का मतलब। अब यहाँ पे हमारा 14th क्वेश्चन आ जाता है, वाई लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। मतलब कि जो लाइजोसोम्स है वो सुसाइडल बैग्स क्यों कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आती है, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइजोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल्स। अब ये सुसाइडल बैग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो हमारे लाइजोसोम्स होते हैं ये बेसिकली हमारे सेल्स को, जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनको मार रहे हैं,
यानी कि खुद को सेल्स को मार रहे हैं, खुद के ही सेल्स को मारेंगे तो एक तरीके से क्या होता है, साइड ही तो हुआ ना, जब इसीलिए इनको यहाँ पे सुसाइडल बैक्स बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल, जब सेल का स्ट्रक्चर टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे जो मतलब सेल्स होते हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं डैमेज। यहाँ पे जो लाइसोसोम्स होते हैं ये बेसिकली बस्ट हो जाते हैं और ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद के सेल्स को, ओन सेल्स को यहाँ पे खा लेता है, एंड सेल्स डाइज। इसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे मर जाते हैं, हेंस लाइसोसोम्स आर। इसी वजह से जो लाइसोसोम्स है वो यहाँ पे सुसाइडल बैक कहलाता है। अब यहाँ पे हमारा 15th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म देखें तो दिस प्रोसेस इंक्लूड द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी। अब जैसे कि हमारी बॉडी में कोई फूड जाता है, ठीक है, तो जो मतलब ज़्यादा अमाउंट में लार्ज मॉलिक्यूल होता है तो वो ये क्या करता है, कैटाबॉलिज्म में ये वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। यानी कि एक तरीके से जब ब्रेक डाउन होता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे बड़ा सा हमारे यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, फिर कोई मॉलिक्यूल है, जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है तो ये क्या करता है, एक तरीके से ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इसको हम कहते हैं, और ये हमारे एनर्जी को रिलीज करता है। अब सेकेंड एनाबॉलिज्म आ जाता है, तो दिस प्रोसेस इंक्लूड द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वंस, अ रिडक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स एनर्जी। अब जैसे कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो रहा था। एनाबॉलिज्म मतलब ऐड करना, जुड़ना। वहाँ पे क्या हो रहा था, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ पे टूट रहा था छोटे छोटे पार्ट्स में, यहाँ पे जो छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसमें यही हो रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ जुड़ के यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस प्रोसेस को यहाँ पे हम रिडक्टिव कहते हैं, और इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सरसाइज मतलब होता है यहाँ पे बनना, यहाँ पे मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर वंस ये जो छोटे छोटे होते हैं इनसे हमारा एक लार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है। इसके अंदर हमको पड़ती है एनर्जी की ज़रूरत, ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। अब उसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन मस्कुलर टिश्यू। अब टिश्यू वाला तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू वो होते हैं, मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब जैसे कि हमारे ये, जैसे कि हमारे जो हाथ पैर होते हैं, ठीक है, तो जो मतलब जो यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, यानी कि जो मांस होता है, जैसे मान लो कभी कभी चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा छिल जाता है, तो जो अंदर का जो टिश्यू वगैरह होती है वो थोड़े से दिखने लगते हैं, विजिबल होते हैं, तो वही हमारे यहाँ क्या कहलाते हैं, यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। तो उसी को यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इट कंपोज ऑफ अ सेल, क्योंकि ये हमारे सेल से मिलके बनी होती है, और ये हमारी बॉडी में मतलब कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे हम हाथ पैर वगैरह सब मूव करते हैं तो इसमें हमारे ये हेल्प करते हैं, जितने हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं उसमें हमारे हेल्प करते हैं। अब ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड होता है कार्डियक मसल टिश्यू, एंड थर्ड होता है स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 17 क्वेश्चन आता है, डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप। अब जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये बेसिकली जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द सेल्स, क्योंकि ये जब कनेक्ट करते हैं तो जो सेल्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से बाइंड करते हैं, ठीक है। फिर इसके टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इलास्टिव एडिपोज टिश्यू, एंड कार्टिलेज एंड बोन्स। फिर हमारे यहाँ पे 18 क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन स्किन एंड राइट इट्स फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे तब आप लोग का आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 19th आता है, क्योंकि स्किन में जब आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसका आप लोग को प्रॉपर डायग्राम वगैरह है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो डेफिनेशन वगैरह आप दे दीजिएगा, उनके जो फंक्शंस वगैरह हैं। फिर यहाँ पे 19 क्वेश्चन आता है, लिस्ट द लेयर ऑफ स्किन। अब हमारे जो मतलब स्किन के लेयर होती हैं 3, तो पहली होती है हमारी एपिडर्मिस, सेकेंड होती है डर्मिस, और थर्ड होती है यहाँ पे हाइपोडर्मिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, डिफाइन ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। तो अब इन दोनों के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। अब मान लो जैसे कि हमारी एक बोन है, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि हमारी बोन मतलब हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा कि हमारी बोन भी एक टिश्यू होती है। अब ये हमारी जनरेट भी हो रही है, टूट भी रही है और बन भी रही हैं। तो यहाँ पे जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है तो ये होता है कि इट इज़ द सेल्स दैट ब्रेक डाउन बोन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिसॉर्प्शन। इट इन्वॉल्व इन द बोन ब्रेक डाउन एंड बोन रिसॉर्प्शन। तो यहाँ पे सिंपल देखा जाए ऑस्टियोक्लास्ट में ये होता है कि हमारी जो बोन होती है ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें मतलब ये टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, रिजॉर्प्शन हो रहा है। रिजॉर्प्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन टिश्यू और बोन लॉस, यानी कि बोन का लॉस हो रहा है या फिर टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यानी कि जो हमारी बोन है, यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं ये धीरे धीरे हमारी खोखली होती जा रही, टूटती जा रही, ब्रेक डाउन हो रही हैं।
और ख़राब होती जा रही हैं। तो यही हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, बोन रिसॉर्प्शन के लिए होता है। रिसॉर्प्शन का मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड हमारे यहाँ पे आ जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये है कि इट इज़ द सेल दैट फॉर्म बोन टिश्यू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू बोन फॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि इसमें हमारा ये ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा था, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है इसमें हमारी जो बोन होती है उसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेल्स इसमें हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन टिश्यू को यहाँ पे बनाते हैं और न्यू बोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ये हमारी मतलब जो हमारी बोन बन रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं, और हमारी बोन्स की मिनरलाइजेशन में, यानी कि जो नई बोन बन रही है उसमें मिनरलाइजेशन हो रही है, न्यूट्रिशन वगैरह पहुंच रहे हैं, तो ये होता है ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिफाइन स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। तो अब जब देखो लॉन्ग में हमारे पूछा जाएगा स्केलेटल सिस्टम, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए भी, तो इसको आप लॉन्ग में ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे शॉर्ट में प्रिपेयर हो जाएगा, बाकी इसके फंक्शंस वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो वीडियो थोड़ा सा यार लेंदी हो जाएगी, तो मतलब इसमें ये है कि अब जैसे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोग फिर आगे बोर होने लगेंगे। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग लॉन्ग में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग में करेंगे तो तब भी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएगा, शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 21 आ जाता है डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, यानी कि जो टेंडन्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं इनके बीच का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। इसमें जो हमारा टेंडन्स होता है, टेंडन बेसिकली क्या करता है, ये हमारी मसल्स को ज्वाइन करता है, स्केलेटल मसल को बोन के साथ में। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि अंदर हमारे सबसे क्या है, बोन है, उसके ऊपर मसल्स हैं, उसके बाद ऊपर हमारी ये जो आप लोग को बाहरी दिख रही है ये हमारी क्या कहलाती है, स्किन कहलाती है, इसके ऊपर हमारी स्किन आती है। तो सबसे अंदर जो हमारी है वो क्या है, वो हमारी बोन्स है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे मसल्स है। तो जो बोन्स और मसल्स इन दोनों को जोड़ने का यानी कि ज्वाइन करने का काम हमारा कौन करता है, टेंडन करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडन्स जॉइंट्स स्केलेटल मसल टू अ बोन, ठीक है, एंड इट इज टफ एंड इन इलास्टिक, यानी कि हमारी थोड़ी टफ होती है और इनलास्टिक होती है, जिससे कि हमारी ये अच्छे से जुड़ जाए। बाकी फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस रो, इसमें हमारा फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मेनली कोलेजन फाइबर्स, इसमें मेनली हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब लिगामेंट्स को देखें तो लिगामेंट जॉइन अ बोन टू अनदर बोन। अब जो लिगामेंट है ये बोन से बोन को जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ रहा था, ये बोन मतलब एक बोन को दूसरी बोन से ये जोड़ता है लिगामेंट्स। फिर आ जाता है इट इज स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक, ये हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, अब बट लेकिन हमारे थोड़े से इलास्टिक होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है। फिब्रोब्लास्ट स्कैटर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, इसमें मेनली इलास्टिक फाइबर्स कंटेन होते हैं। जैसे कि हमारी ये इलास्टिसिटी है इसमें, तो जैसे कि हम लोग आराम से अपने बोन को यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो इसमें इलास्टिक भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 22 आ जाता है डिफाइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन आप लोग को बताना है, जिससे कि आप लोग को प्रिपेयर भी हो जाए। फिर यहाँ पे हमारा 23rd क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बाकी हमारा लॉन्ग में भी आ जाता है ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो ये आप लोग मस्ट है कि लॉन्ग में पढ़िएगा। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी हमारा लॉन्ग में पूछा जा सकता है 7 to 10 मार्क्स में। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है हमारे यहाँ पे, एक तो हमारे यहाँ पे न्यूरॉन होता है, दूसरा यहाँ पे हमारा मस्कुलर यानी कि मसल्स होती है। तो सिंपली यहाँ पे समझो द साइनेप्स बिटवीन द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल्स फाइबर आर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हमारी मतलब कि बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि पहला जो न्यूरॉन होता है उसको यहाँ पे हम प्री बोल देते हैं, और जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसको यहाँ पे हम पोस्ट बोल देते हैं। जैसे कि एक हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन होता है इसको हम प्री बोलेंगे, बीच में हमारी जगह खाली होती है, एक हमारा न्यूरॉन यहाँ पे होता है इसको हम पोस्ट बोलते हैं। तो जो बीच में जगह खाली होती है यहाँ से मतलब सिग्नलिंग वगैरह होती है, जहाँ से मैसेज वगैरह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो इस वाली जगह को यहाँ पे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। अब मान लो जैसे कि प्री वाला जो प्री न्यूरॉन है, जब ये हमारा मसल से कनेक्ट होता है तो ये हमारा मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। मान लो जैसे कि हमने कोई भी गर्म पतीला पकड़ा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि मतलब आपको यहाँ से हटाना है उंगली को, वरना आपकी उंगली जल सकती है। यही है कि अगर कोई न्यूरॉन जब मसल्स के साथ कनेक्ट होता है तो उसी को यहाँ पे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं। जंक्शन का मतलब कनेक्शन होता है कि एक दूसरे से जब वो कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, द साइनेप्टिक लेफ्ट एंड द पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्लेट ऑफ द मसल्स फाइबर। ये हमारी क्या कहलाती है, पोस्ट साइनेप्टिक होती है, और ये हमारी प्री साइनेप्टिक नर्व होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जब इसको लॉन्ग में पढ़ेंगे आप लोग पूरा अच्छा सा आप लोग को फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 24th क्वेश्चन आ जाता है राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट
एंड शॉर्टेस्ट बोन, कि मतलब कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है और सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है। तो सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी फीमर, जो कि हमारे लेग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये हमारा 2 मार्क्स में कई बार पूछा भी गया है। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो हमारी होती है ह्यूमन बॉडी में स्टेपीज, या फिर इसको हम स्टेरप भी बोल सकते हैं, स्टेरप बोन भी बोलते हैं, जो कि हमारे मिडल ईयर में हमारी प्रेजेंट होती है। जब आप लोग ईयर वाला पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमी उसकी पढ़ेंगे, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 25 आ जाता है, नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। द साइटिक नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व इन योर बॉडी, कि मतलब कि जो साइटिक नर्व होती है वो सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी की। द साइटिक नर्व रूट्स स्टार्ट इन योर लोअर बैक एंड रन डाउन द बैक ऑफ ईच लेग, यानी कि जो साइटिक नर्व होती है ये हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारी लोअर बैक यानी कि नीचे से बैक से हमारी स्टार्ट होती है पूरे पूरे पैर में, यानी कि पूरे लेग में हर जगह हमारी कहाँ पे मतलब कि रन करती है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे 26 क्वेश्चन आता है, डिफाइन जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट। अब इसको आप लोग को लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। फिर हमारा 27 क्वेश्चन आ जाता है, क्लासीफाई डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारे 2 मेन ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं, 2 मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक हमारा होता है यहाँ पे ABO सिस्टम, एक होता है RH सिस्टम। तो ABO सिस्टम में हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लड होता है वो डिवाइडेड होता है 4 ग्रुप्स में, A, B, AB एंड O, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे RH सिस्टम में अब जैसे RH फैक्टर है तो ये हमारा डिसाइड करता है जो हमारे मतलब कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है या फिर जो ब्लड ग्रुप डिवाइडेड है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, RH सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव एंड O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, इस तरीके से इस पर चार्जेस हमारे लगते हैं और ये डिसाइड कौन करता है, RH सिस्टम। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और आता है, डिफाइन ब्लड एंड डिफाइन हीमोग्लोबिन, ठीक है, एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिन। तो जब ये पूरा आप लोग लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ब्लड वाला जो मतलब कि क्वेश्चन है, अब जैसे आप लोग जब लॉन्ग वाली जो क्वेश्चन की वीडियो है जब वो देखेंगे पूरा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें आप लोग का पूरा का अच्छे से एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेन है मैंने वही यहाँ पे आप लोग को बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे 28 क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन आर्टरी एंड वेन्स। यहाँ पे आप लोग को आर्टरी एंड वेन्स के बारे में क्लासीफाई मतलब इसको बताना होगा कि ये एक्चुअल में है क्या। तो आर्टरी को अगर डिफाइन करें तो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से, हार्ट से, और ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि रेड ब्लड को यहाँ पे कनेक्ट करती हैं, क्या करती हैं मतलब कि कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड इट इज़ मेनली ब्राइट रेड इन कलर। ये हमारे बेसिकली रेड कलर के होते हैं, ब्राइट रेड कलर में। इट हैज़ इलास्टिक वॉल्स दैट एक्सपैंड विथ सर्ज ऑफ ब्लड। अब जैसे मान लो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, तो लंग्स से हमारे यहाँ पे जो लंग्स होती हैं तो यहाँ से हमारा प्योर ब्लड आता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो जो लंग्स से ब्लड आ रहा है वो हमारे किस में जा रही है, जो प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कौन कैरी कर रहा है, आर्टरीज करती है कैरी। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे यहाँ पे मतलब कि वेंट्रिकल्स में आता है, दो वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है, आर्टरीज में आता है। उसके बाद ये हमारा पूरी बॉडी में यहाँ पे हमारा पूरी बॉडी में पहुँच जाता है, ठीक है। ये हमारा होता है यहाँ पे आर्टरीज, ठीक है। जो आर्टरीज बेसिकली आप ये याद रखिए कि ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे यानी कि प्योर ब्लड को यहाँ पे कंटेन करता है फिर कैरी करता है। अब वेन्स को यहाँ पे देख लेते हैं, तो वेन कैरी ब्लड टू द हार्ट, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ये हार्ट तक पहुँचाती हैं, ठीक है। एंड ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली कंटेन करती हैं, एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर, इट हैज़ थिन वॉल और लेस इलास्टिक, यानी कि हमारा इसका जो ब्लड का कलर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये एकदम डार्क कलर का होता है रेड कलर में, और ये इसकी मतलब जो वॉल होती है वो थिन होती है और थोड़ी सी कम इलास्टिक होती है, इसमें कम इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आर्टरी एंड वेन्स के बारे में। बस याद रखिएगा, आर्टरी हमारी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेन्स हमारी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरी मतलब जो लंग्स से जो प्योर ब्लड आ रहा है उसको कैरी करेगा, और जो वेन्स है वो हमारी जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचाता है। फिर हमारे यहाँ पे 29 क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में बीपी क्या होता है। अब मान लो इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। मान लो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी पूरी क्या है, एक ब्लड वेसल है। अब ये हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब मान लो जैसे जो हमारा ब्लड है इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहा है, तो जो ब्लड होता है वो ये जो इसकी वॉल होती है इस पे जाके क्या करता है, टकराता है। अब जैसे कि जब ये ब्लड है जब इस वॉल पे जब यहाँ पे टकराता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है।
तो यहाँ पे जो ब्लड के थ्रू यहाँ पे जो वॉल पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसी को यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग थ्रू द आर्टरीज एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग आर सर्कुलेशन। अब ये मतलब कि जो ये फोर्स मतलब जो ब्लड यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे जो पुश हो रहा है, तो इसी को यहाँ पे आर्टरीज में, तो यही हमारा क्या नेसेसरी भी होता है, सब मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी मेंटेन करने के लिए हमारा नेसेसरी होता है। इसी को यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जितनी बार हमारा जब हार्ट पंप करता है, उतनी बार हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे आर्टरीज के थ्रू पूरे जितने हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में पहुंचता रहता है जब हमारा हार्ट पंप करता है। फिर आ जाता है ब्लड प्रेशर नॉर्मली राइजेस एंड फॉल थ्रू आउट द डे बट इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा सा हाई लो ऐसे होता रहता है, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज हो सकती हैं, मतलब कि यहाँ से हार्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हमारा 120/80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 30th क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज टैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। पहला आ जाता है यहाँ पे टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया ये होता है जब हमारा हार्ट रेट होता है, जब इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसको यहाँ पे हम टैकीकार्डिया बोल देते हैं। ब्रेडीकार्डिया जब यहाँ पे हार्ट रेट होता है, जब वो डिक्रीज होता है, उसको यहाँ पे हम ब्रेडीकार्डिया बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 31st क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल रेंज ऑफ हार्ट रेट की। जो हार्ट रेट होता है उसका क्या नॉर्मल रेंज होता है, तो वो हमारा 72 से 80 पर मिनट होता है एंड वैल्यूज़ की मतलब 72 तक मान सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32 विच इंस्ट्रूमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर जो हमारी बीपी है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें आ जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। अब 33rd क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे विच आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ पल्स रेट। यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है जिसको पल्स रेट को मेजर करने की रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी। 34th क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है द प्रेशर exerted ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि जब मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, तब जब उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू रिलैक्सेशन इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक मतलब डायस्टॉल यानी कि रिलैक्स होना, ठीक है। जब एक बार जैसे हार्ट जो है पंप करेगा फिर रिलैक्स होगा, उसी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। डायस्टॉल प्रेशर जब मतलब कि जब यहाँ पे रिलैक्सेशन के ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको यहाँ पे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोल देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 35th व्हाट इज लब एंड डब साउंड। तो यहाँ पे जो लब साउंड होता है जब यहाँ पे मतलब जो हमारे हार्ट में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जब वो मतलब क्लोज हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो डब साउंड होता है व्हेन एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व, जो हमारे हार्ट में दो वॉल्व होते हैं एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, जब वो दोनों क्लोज होते हैं तो यहाँ पे हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ पे 36 क्वेश्चन आ जाता है राइट द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम की, मतलब कि जैसे चोट वगैरह लगती है तो कितनी देर में वो हमारा क्लॉट बना देता है, तो कम से कम उसमें 8 से 15 मिनट लगते हैं क्लॉट बनने में। फिर 37th क्वेश्चन है कि राइट द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम की, मतलब कि चोट लगने के बाद कितनी टाइम पे ब्लीडिंग होती है, तो कम से कम वो 2 से 7 मिनट लेता है ब्लीडिंग होने में। 38 क्वेश्चन है कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की उसकी कितनी लाइफ स्पैन होती है, तो वो होती है 120 डेज की आरबीसीज की। 39 क्वेश्चन है व्हाट इज हीमोसाइटोमेट्री। तो हीमोसाइटोमेट्री वो होती है जिसमें हम ब्लड सेल्स को मेज़र करते हैं, यानी कि टू मेजरमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। व्हाट इज़ ड्यूक मेथड, तो ये आप लोग को मतलब कि आप लोग गूगल करेंगे, ये हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जब गूगल करेंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 41 आ जाता है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसीज। तो मेल में हमारी नॉर्मल रेंज होती है रेड ब्लड सेल्स की 4.5 to 6.2 पर यूएल, फीमेल की होती है 4.0 to 5.5 मिलियन पर यूएल। 42nd क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन इन मेल। मेल में हमारा 13 से 18 पॉइंट होता है एंड फीमेल में हमारा 11.5 से लेके 16.5 तक होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 43rd क्वेश्चन है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ईएसआर, मतलब ईएसआर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, विंड रोब मेथड।
अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 44, व्हाट आर द वेव ऑफ ईसीजी, यानी कि जो हमारा ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, उसकी जो वेव्स होती है उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो इसे एक आप लोग जब इसको लॉन्ग में देखेंगे तो मतलब पूरी ऐसे प्रॉपर में दिया गया है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट में देखें तो पी वेव होती है, एक QRS कॉम्प्लेक्स होता है और एक टी वेव होती है। तो पी वेव जो है ये हमारी कहलाती है आर्टियल डिपोलराइजेशन, इसमें होता है। QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है और टी वेव में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये तीनों वेव्स जो हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं, ईसीजी की वेव है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसे इस टाइप में कुछ डायग्राम होता है ना, तो इस टाइप में, ठीक है। तो इस टाइप में होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी कहलाती हैं। तो हमारी हो जाती हैं ईसीजी की वेव्स। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमारा एक 45 क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो पहला आ जाता है यहाँ पे हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये हार्ट अटैक को हम यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। सेकंड आ जाता है हार्ट फेलियर। थर्ड आ जाता है हार्ट ब्लॉक, यानी कि कभी कभी किसी केस में हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है तो उसमें पेसमेकर वगैरह लगता है। फिर यहाँ पे आ जाता है फोर्थ हाइपरटेंशन, एंड फिफ्थ आ जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। सिक्स आ जाता है CAD का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एंड सेवन्थ आ जाता है एर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये हमारे को 7 डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट के, ये आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे इनको डिफाइन करने के लिए आता है तो ये आप लोग जब लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे तो सारी डेफिनेशन वगैरह आप लोग को वहाँ मिल जाएगी। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ट्रांसफ्यूजन। तो ये इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अनदर। ये कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे मतलब ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ब्लड है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये इतना सिंपल मेथड नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे मतलब जो दोनों पर्सन होते हैं तो उनको ब्लड टेस्ट उनका होता है कि ब्लड एक दूसरे का जो मतलब ब्लड ग्रुप है दोनों का मैच कर रहा है कि नहीं, उन दोनों को कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल करके ही यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी कि ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल ब्लड डोनर है तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसे अगर दोनों का मैच करते हैं तो दोनों का ब्लड ग्रुप एकदम सेम होना चाहिए। बाकी इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड है, यानी कि जो हार्ट से हमको ब्लड पंप होता है हमारी पूरी बॉडी में, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। द ब्लड रीचेस पेशेंट ब्लड वेसल्स एंड एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बस इतना आप लोग समझिए कि ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यहाँ पे ब्लड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 47 डिफाइन एनीमिया। तो ये आप लोग को अगर मतलब कि आप लोग जब लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप लोग को ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर एनीमिया को अगर सिंपली ऐसे मतलब हम बता दें ऐसे अपने वर्ड्स में, तो एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें मतलब कि किसी भी पर्सन में अगर जब ब्लड की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आरबीसीज की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की, तब एनीमिया कॉज होता है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लिम्फ। तो लिम्फ बेसिकली हमारा एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि कंटेन करता है वाइट ब्लड सेल्स को, यानी कि WBCs को यहाँ पे कंटेन करता है। तो हम मान लें जैसे कि हमारे ब्लड में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट ब्लड सेल्स दैट क्लीन्स द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब मान लो जैसे कि हमारी ये ब्लड वेसल होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो यहाँ से जैसे ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ये हमारा क्या करता है कि जैसे यहाँ पे फ्लो करेगा तो यहाँ पे ये फिल्टर होता रहता है, जैसे पानी फिल्टर नहीं होता है वैसे हमारा ब्लड भी फिल्टर होता रहता है, जिससे कि कोई भी चीज़ें, कोई गंदगी वगैरह होती, इन्फेक्शन वगैरह होती, वो हमारी यहाँ पे हमारी बॉडी में प्रिवेंट हो सके, ठीक है, स्प्रेड ना हो। तो ये हमारा छन छन के यहाँ पे हमारा आ जाता है जितना भी ब्लड होता है, ठीक है। तो यही जो यहाँ पे जो मतलब कि फिल्टर होकर जो ब्लड आता है इसी को यहाँ पे हम लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ बोल देते हैं। तो यही पार्ट लिम्फ कहलाता है और यही हमारा इम्यून सिस्टम में हमारे हेल्प करता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना पहुंचे, उस चीज़ से हमको बचाता है, प्रिवेंट करता है। देन लिक्विड फ्रॉम द इंटेस्टाइन कॉल्ड काइल विच कंटेन्स प्रोटीन एंड फैट। अब देखो जो लिक्विड हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसको हम काइल बोलते हैं, जो कि हमारा प्रोटीन एंड फैट्स को यहाँ पे कंटेन करता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है, आई होप आप लोग को लिम्फ के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 49 डिफाइन ब्लड कोगुलेशन एंड इनलेस इन पाथवेज। अब ये हमारे शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। तो
ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसको शॉर्ट में समझेंगे। इन दिस प्रोसेस फिब्रिन्स इज फॉर्म्ड विच आर इनसॉल्युबल प्रोटीन विच फर्दर फॉर्म्स क्लॉट। यानी कि इस प्रोसेस में ऐसा होता है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह होती है तो यहाँ पे जैसे कभी चोट लगी, ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड कोगुलेट, यानी कि ब्लड को क्लॉट बना देना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो फिब्रिन्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि फर्दरली फॉर्म क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लॉट बना देते हैं। जैसे ब्लड बह रहा है तो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, एक फिब्रिन्स हमारी होती है, जैसे एक जाल टाइप का नहीं बना देते हैं, तो वो हमारे क्या करता है, क्लॉट फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड बह रहा है वो रुक जाता है। नाउ दीज क्लॉट्स ट्रैप्ड आरबीसी एंड सील द डैमेज ब्लड। यानी कि हमारी यही जो क्लॉट्स बनते हैं, यही हमारे क्या करते हैं, जो आरबीसी सेल्स होती हैं यानी कि जो बह रही हैं उसको ट्रैप्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा सील हो जाता है, और जो डैमेज ब्लड वेसल्स है वो हमारी यहाँ पे पूरी कंप्लीटली सील हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि जो ब्लड बह रहा है वो हमारा रुक जाता है। अब ये इसमें हमारी 3 पाथवे आ जाते हैं, एक आता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक आता है कॉमन पाथवे। तो इन तीनों पाथवे हमारे इसमें यूज़ होते हैं। बस सिंपल सा मतलब ब्लड कोगुलेशन का यही है कि ये हमारा ब्लड को क्लॉट कर देता है, ठीक है। जो आरबीसी सेल्स हैं उनको यहाँ पे क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, और जो मतलब ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हुई होती है उसको सील कर देता है, जिससे कि जो ब्लड होता है वो हमारे यहाँ पे क्लॉट हो जाता है और बहना बंद हो जाता है। बाकी इसमें ये हमारे 3 पाथवे जब आप लोग लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग का प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 50, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा बेसिकली 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लॉन्ग में प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में आ जाता है तब आपके लिए शॉर्ट भी प्रिपेयर रहेगा, लॉन्ग भी प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि हमारे इसमें कम से कम 6 to 7 पॉइंट्स रहती हैं दोनों में, तो आप लोग इसके डिफरेंस के बारे में लॉन्ग में प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 51, डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व्स। यानी कि आप लोगों को स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व के बीच का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व में पहली पॉइंट आ जाती है, दीज आर अ सीरीज ऑफ पेयर्ड नर्व दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे स्पाइनल नर्व में जब आप लोगों ने इस तरीके की स्पाइनल कॉर्ड देखी होगी तो इस टाइप में ऐसे ऐसे नर्व निकली होती, ठीक है। तो इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, स्पाइनल नर्व बोल देते हैं, यानी कि जो ओरिजिनेट होती है यहाँ पे स्पाइनल के रूट से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो यहाँ पे नर्व रूट होती है वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उसको हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नर्व बोल देते हैं, या फिर स्पाइनल नर्व बोल देते हैं। यानी कि स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है, इसीलिए इसको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 31 नर्व पेयर, यानी कि इसमें बेसिकली 31 नर्व पेयर्स होती हैं, ठीक है। इट में कंपोज ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब इसमें जो हमारी जो नर्व होती हैं यानी कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये दोनों ही चीज़ को कंसिस्ट करती हैं, फिर कंपोज होती हैं, दोनों चीज़ों से बनी होती हैं। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे सेकेंड आ जाता है क्रेनियल नर्व। दीज आर द nerves that arise directly from the brain and pass through separate apertures in skull। ये हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये हमारी डायरेक्टली ब्रेन से निकली हुई होती है नर्व्स, और पास होती हैं कहाँ पे, मतलब जो स्कल वाला एरिया होता है वहाँ पे सारी ये सेपरेटली एपरेचर्स में पास हो जाती है, ठीक है, मतलब फैल जाती है पूरी। इट कंप्राइज ऑफ 12 नर्व पेयर, यानी इसमें हमारे 12 नर्व पेयर्स होते हैं। इट कंटेन सेंसरी मोटर मिक्स्ड न्यूरॉन, ये हमारी सेंसरी नर्व्स को भी कंटेन करते हैं, मोटर नर्व्स को भी कंटेन करते हैं, और मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही न्यूरॉन्स, कभी मतलब सेंसरी मोटर दोनों ही न्यूरॉन्स को हम मिक्स न्यूरॉन्स बोलते हैं, दोनों को ही कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व के बीच का डिफरेंस। बस ये याद रखिए, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं इसमें 31 नर्व के पेयर होते हैं, और इसमें हमारे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकल रही हैं और स्कल में पूरे मतलब कि सेपरेटली अपर्चर्स में पास हो रही हैं, और इसमें 12 नर्व पेयर होते हैं, और ये हमारे सेंसरी मोटर मिक्स न्यूरॉन्स तीनों को यहाँ पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 52, व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म। अब ये जो एस्टिग्मेटिज्म होता है ये एक आई मतलब कॉमन आई प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जैसे कोई भी इंसान है तो उसका जो विज़न होता है वो ब्लरी हो जाता है, थोड़ा धुंधला टाइप दिखता है, या फिर डिसऑर्डेड होता है। ब्लरी को हम डिसऑर्डेड भी बोल देते हैं। इट इज़ अ इम्परफेक्शन इन द आइस कर्वेचर, यानी कि जो आइस कर्वेचर होती है उसमें थोड़ा सा कुछ इम्परफेक्शन होता है, वो हमारी परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई और द लेंस इनसाइड द आई इज कर्व डिफरेंटली इन वन डायरेक्शन दैट द अदर। हमारे से या तो कर्वेचर में इनपरफेक्शन होता है, ठीक है, फिर ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में, जैसे एक ही शेप में एक ही डायरेक्शन में हमारा रहता है, ठीक है, कर्व रहता है, तो इस वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। बस आप ये जानिए कि एक आई मतलब कि कॉमन आई प्रॉब्लम है जिसमें हमें ब्लरी या फिर धुंधला दिखता है, फिर दिखता ही नहीं है, ठीक है। और हमारे कर्वेचर जो होते हैं, जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें कुछ इम्परफेक्शन होता है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 53, ये हमारा कई बार पूछा गया है, राइट फंक्शंस ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन ऑफ रॉड सेल्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट लेवल, यानी कि जो नाइट वाला विजन होता है, ऐसे रात का समय होता है, तो जो हमारे रॉड वाले सेल्स होते हैं ये हमको देखने में विजन मतलब कि हमको देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोक्रोमेटिक विजन, ये हमारे मोनोक्रोमेटिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोस्ट सेंसिटिव फॉर नाइट विजन, जो नाइट विजन होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे सेंसिटिव होता है, यानी कि ये जब जैसे लो लाइट होती है, रात में अंधेरा रहता है, तो ये हमारी जो रॉड मतलब कि रॉड सेल्स होती है ये हमको अंधेरे में देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जैसे थोड़ी बहुत डिम लाइट है तो उसमें हमको देखने में अच्छे खासी हेल्प करती है। फिर फंक्शन ऑफ कोन सेल, तो कोन सेल आर सेल्स इन आर आइज दैट गिव द एबिलिटी टू सी कलर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब कई कई होते हैं, जैसे बहुत लोगों को रेड और ब्लू में डिफरेंस, दूर से डिफरेंस नहीं समझ में आता है, रेड या फिर ब्लू या फिर ग्रीन, डार्क ग्रीन में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, तो मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है कोन सेल्स में। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है। लेकिन जो हमारी कोन सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे कलर्स होते हैं, जैसे रेड ग्रीन, दूर से देखोगे रेड ग्रीन ब्लू, तो थोड़े से जैसे एक सेम से लगते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो कोन सेल्स होती हैं ये हमको कलर को मतलब पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, कि जिससे कि हमारा जो कलर ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है कोन्स टर्न लाइट इनटू कलर, जैसे कि बहुत जैसे रात के समय में जब मतलब कार वगैरह की जब लाइट पड़ती है, फोकस पड़ता है, तो जैसे चौंधिया जाती हैं आँखें। ठीक है, तो हमारी जब धीरे धीरे देखते हैं, आराम से देखेंगे, तो जैसे हमारी जो कोन्स होती हैं, कोन सेल्स होती हैं, वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको हमको लाइट मतलब कि जो लाइट होती है उसके कलर जो होता है उसको देखने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब मतलब कि जैसे ये जो टीबी बीमारी है, जो ट्यूबरक्लोसिस, ये कैसे ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे में। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर नॉट बाय सरफेस कांटेक्ट, ये एयर में होता है। जैसे टीबी किसी को होता है तो लोग कहते हैं ना इससे थोड़ा दूर ही रहो, नहीं तो फिर मतलब सामने वाले को भी दिक्कत हो सकती है। तो ये एयर में ही स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, नॉट बाई सरफेस कॉन्टैक्ट। ये सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं, एयर में ही प्रेजेंट होता है। सेकेंड आता है ट्रांसमिटेड मेनली बाई ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई, कफिंग जनरेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑल साइज। अब जैसे कि जिसको टीबी है, जिस भी इंसान को टीबी है, जब उसको खांसी आ रही है, ठीक है, वो खांसेगा, तो खांसी आने की वजह से फिर स्नीज करेगा, कफ होगा, कफिंग होगी उसको, तो जब वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसमें बहुत सारे उसके जो ड्रॉप्स होते हैं वो बाहर एयर में फैल जाते हैं। तो जब जब उस कांटेक्ट में, उसके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन बैठा होता है, तो जो ड्रॉपलेट्स होती है, कोई कोई लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि ट्रांसमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको भी ये वाली डिजीज़ हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो किसी भी पर्सन को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उससे दूर रहें और उससे थोड़ा डिस्टेंस में ही डिस्टेंस बना के रखें। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टीबी होती है वो एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। हमारा 55th क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन आई एंड राइट इट्स फंक्शन। तो अब आप लोग को आई का, ईयर का और ये सारी जितने भी डायग्राम्स हैं, आप लोग उसको लॉन्ग में प्रिपेयर करिए, क्योंकि हमारा इस 10 मार्क्स में पूछा जाता है कि मतलब कि आपको आई का या फिर ईयर का स्ट्रक्चर बनाना होगा। और मेनली जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो मेनली हम लोग के लिए हार्ट का और मतलब कि ईयर का, ये दोनों मतलब स्ट्रक्चर बनाने को आए थे, एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो हार्ट, आई और ईयर, ये तीनों की जो स्ट्रक्चर्स हैं, आप लोग लेवलिंग वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेंगे तो शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन 56 आ जाता है, डिफाइन हार्ट एंड इट्स फंक्शन। तो ये हमारे यूनिट 5 का क्वेश्चन है। तो जो हार्ट होता है, हार्ट इज रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, मतलब कि जैसे आप लोग देखोगे तो इस मतलब इस टाइप में कुछ होता है, हमारा जो हार्ट होता है इस शेप में होता है, वो हॉलो मस्कुलर यानी कि उसमें थोड़ा सा हॉलो मतलब थोड़ा सा खोखला टाइप का, ठीक है, और कोन शेप का होता है, रफली उसका शेप होता है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हमारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ द ओनर्स फिस्ट। जैसे कि ओनर फिस्ट होता है ना, जैसे इस टाइप में आप देख सकते हो, तो उस शेप में हमारा ये प्रेजेंट होता है, यानी कि इस शेप में हमारा ये इसका इतना ही साइज होता है। अब ओनर फिस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी ओनर है उसके फिस्ट के बराबर होता है, तो इसीलिए इसको ओनर फिस्ट का साइज बताया गया है। ठीक है,
पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। यानी कि जब जितनी बार हमारा पंप होता है उतनी बार हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है, और हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उन तक ये हमारे ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे जो ब्लड होता है बेसिकली वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ में पहुंचाता है। ठीक है, अभी हमारे इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लें तो हार्ट जनरेटिंग बीपी, जो हार्ट होता है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को जनरेट करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सप्लाई, ये ब्लड्स को सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी में। इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये बेसिकली क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप करता है और हमारी पूरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाता है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57, गिव फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी एंड ऑल्सो डिफाइन। तो आप लोग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये तो आपको पता है, लेकिन इसकी डिफिनीशन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है, जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट, डिफाइन कार्डियक आउटपुट। तो आप लोग को यहाँ पे कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करना है। तो अब इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सफिशिएंट हैं। जो जो मेनली आए हुए हैं एग्जाम्स में वही मैंने आप लोग को रिकमेंड किए हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसीलिए मैंने मतलब जितने मेन क्वेश्चन है बस उतने ही बताए हैं। बाकी इसमें जो क्वेश्चन मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताया है उसको डिफाइन नहीं किया है, वो आप लोग अपने हिसाब से लॉन्ग में प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप लोग का प्रिपेयर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। और आप लोग के एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। और ये पहला एग्जाम हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही आता है, तो इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग प्रिपेयर करिए अच्छे से, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।